Okay, so let's start the first chapter of class 10, current electricity. ठीक है, इसमें हमने अभी तक क्या पढ़ा कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा। क्या क्या प्रॉपर्टीज है? देयर आर द टू टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज इज नॉट अ नाउन, इट इज द एडजेक्टिव। ठीक है ना, चार्ज जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज की प्रॉपर्टीज आती है, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर या जिस मटेरियल के ऊपर इस चार्ज की प्रॉपर्टीज आती है, तो उसके पास कुछ क्वालिटी आ जाती है। कौन कौन सी क्वालिटी आती है भाई? ठीक है, जिसके ऊपर भी चार्ज की प्रॉपर्टीज आएगी वो अपने चारों तरफ फील्ड बनाएगा, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड होगा और निगेटिव चार्ज टू इनवर्ड होगा। ठीक है, निगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा, यानी पॉजिटिव टू निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, मतलब चार्ज में कोई डायरेक्शन नहीं होता। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व्ड होता है, यानी कि कोई नया चार्ज आप बना नहीं सकते और चार्ज को आप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर किसी एटम जिसमें न्यूक्लियस होता है और ऑर्बिट होता है, किसी एटम में से अगर इस एटम के अंदर न्यूक्लियस और ऑर्बिट दो पार्ट होते हैं। न्यूक्लियस में हमारा प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव चार्ज रखता है, ऑर्बिट में हमारा इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज रखता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट से निकालना इजी है एज कंपेयर टू प्रोटॉन टू टेक आउट फ्रॉम देयर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से प्रोटॉन को निकालना इट इज वेरी टफ जॉब। ठीक है, प्रोटॉन के ऊपर और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की अमाउंट इक्वल होती है। दोनों के पास जो चार्ज की अमाउंट होती है 1.6 10 to the power -19 कूलम होती है, वेयर कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को पास आउट करना यानी कि कम्स आउट करना एटम से निकालना आसान है, क्योंकि ये ऑर्बिट में होता है, बहुत इजीली बाउंड होता है, आराम से निकल सकता है। प्रोटॉन जल्दी नहीं निकलता, एक बात। दूसरी बात, प्रोटॉन हैवियर होता है इलेक्ट्रॉन से, इसलिए ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी में पार्टिसिपेट इलेक्ट्रॉन करते हैं, ना कि प्रोटॉन। अब अगर किसी ऑर्बिट से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन पास आउट करते हो, निकालते हो, तो इसके अंदर जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आपको पता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल होती है, तो प्रोटॉन की संख्या एक इंक्रीज कर जाएगी अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हो, तो मतलब इलेक्ट्रॉन एक डिक्रीज कर जाएगा, तो ओवरऑल इसके ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट आ जाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑब्जेक्ट पर जाकर के बैठेगा उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आएगा। और फिर जब इन दोनों को वापस सम करोगे आप, तो अगेन इट विल बी जीरो। ठीक है ना, तो जितने भी प्रोटॉन होते हैं उतने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ओवरऑल नेट चार्ज आप कह सकते हो जीरो होगा। नेट चार्ज जीरो नहीं होगा, नेट चार्ज जीरो होगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसलिए टोटल चार्ज कंजर्व होता है। इलेक्ट्रॉन अगर आप निकालोगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, और वो इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर भी जाकर के बैठेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसलिए टोटल चार्ज कंजर्व होते हैं। और अगर चार्ज टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लो करे और सिस्टमेटिक वे से, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, सिस्टमेटिक वे से अगर ये फ्लो करें तो ये इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं। ये भी एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा चार्ज की। एक बात और, यदि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल क्यू कूलम चार्ज है, क्यू कूलम चार्ज, ठीक है, तो वो बना होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वन इलेक्ट्रॉन। वन इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू आपको 1.6 10 to the power -19 आपको पता है, उसका इंटीग्रल मल्टीपल, यानी यहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन हो सकता है। तो इससे आपका टोटल चार्ज बनता है। टोटल चार्ज किसी भी सिस्टम पर जितने भी कूलम चार्ज क्यों ना हो, वो बने होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन लॉ, क्वांटाइजेशन लॉ। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए चार्ज का हमेशा अलजेब्राइक सम होता है। ठीक है, अगर किसी सिस्टम पर 2 कूलम चार्ज और -3 कूलम चार्ज है, दोनों को ऐड करेंगे तो -1 कूलम चार्ज हो जाएगा। ठीक है ना, और एक चीज कि चार्ज अगर एक्सिलरेट करे, ठीक है ना, अगर चार्ज में एक्सिलरेशन आ जाए तो चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EM वेव पास आउट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चार्ज एक्सिलरेट करे या ऑसिलेट करे, दोनों केस में EM वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। जो आप लाइट देखते हो, एक्स रे हो गया, गामा रे हो गया, ठीक है, माइक्रोवेव हो गया, अल्ट्रा हो गया, ठीक है, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं जो कि चार्ज के ऑसिलेशन या एक्सिलरेशन से बनते हैं। ये सब हो गई चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी। लेकिन आपको जानना क्या था कि अगर चार्ज एक सिस्टमेटिक वे से मूव करे
तो चार्ज का फ्लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर्म द करंट, इलेक्ट्रिक करंट, जहां पर करंट की यूनिट होती है एम्पियर और ये भी स्केलर क्वांटिटी होती है। हालांकि करंट में डायरेक्शन होता है क्योंकि वो पोटेंशियल के हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चलता है, इसके बावजूद भी करंट स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि करंट वेक्टर के किसी लॉ को फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट। अब हम बात करें इसी के साथ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में बेटा, इलेक्ट्रिक सर्किट पहले कहते किसको है? एक क्लोज पाथ, किसी कंडक्टर का क्लोज पाथ जिसमें करंट इजीली राउंड अप कर सके, मूव कर सके, उसमें अगर हम कुछ इक्विपमेंट जोड़ देते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। तो सबसे सिंपल अगर हम सर्किट की बात करें तो देखते हैं जैसे कि एक सर्किट में हमने एक रेजिस्टेंस जोड़ा, ठीक है ना, और करंट को मेजरमेंट करने के लिए हम सीरीज में इसमें एक एमीटर जोड़ते हैं, एमीटर सीरीज में जुड़ता है। ठीक है, इसके बाद वोल्टेज को फ्लक्चुएट करने के लिए इसमें हम एक रियोस्टेंस जोड़ सकते हैं। रियोस्टेंस क्या करता है? ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसकी मदद से हम वोल्टेज को मेंटेन करते हैं। ठीक है, यहां पर एक हम स्विच भी लगा सकते हैं। ठीक है, स्विच के साथ यहां पर एक हम बैटरी लगा लेते हैं, सेल जिसको हम कह सकते हैं। ये हमारी सर्किट हो गई। अब किसी भी इक्विपमेंट के अलावा अगर आपको ये पता करना है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है तो आप एक वोल्ट मीटर लगाते हो, वो पैरेलल लगता है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्ट मीटर। ये आपकी एक सिंपल सर्किट है। इस सर्किट के सारे इक्विपमेंट आप जानते हो, दिस इज द रेजिस्टेंस, दिस इज ए मीटर, वोल्ट मीटर, रियोस्टेंस, रियोस्टेंस मींस द वेरिएबल रेजिस्टेंस, इट इज स्विच, इट इज सेल। ये एक सिंपल सर्किट है। आप देख सकते हो ये एक क्लोज पाथ है, इसमें करंट पॉजिटिव टर्मिनल से चलता है। पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव का मतलब हाई पोटेंशियल, ये पॉजिटिव का मतलब हो गया हाई पोटेंशियल से चलेगा और लो पोटेंशियल की तरफ आता है। अब इसमें कुछ जरूरी बातें ध्यान से समझना, किसी भी सर्किट में ओवरऑल जो करंट होता है, करंट यानी कि जो एमीटर में आप चेक करोगे करंट की वैल्यू जैसा कि मैंने बताया I इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है ना, तो करंट टोटल पूरी सर्किट में हमेशा कंजर्व रहता है। ठीक है, मतलब कि जितना करंट यहां से पास आउट होगा उतना ही करंट यहां पर आएगा भी। ठीक है ना, करंट को अगर आप ऐसे समझो कि करंट होता है क्यू बाई टी, यानी कि चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। अगर मैं टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड मान लूं तो अगर 1 सेकेंड में क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, टी की वैल्यू 1 मैंने बोल दिया, तो अगर मान लेते हैं 1 सेकेंड में क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है यानी आई करंट बना रहा है, तो अगर 1 सेकेंड में क्यू चार्ज यहां से निकला तो 1 सेकेंड में क्यू चार्ज यहां पर आएगा भी। इस बात को याद रखिएगा तो चीजें बड़ा स्पष्ट समझ में आएंगी। ठीक है ना, अगर 1 सेकेंड में यहां से क्यू चार्ज निकला, पॉजिटिव टर्मिनल से क्यू चार्ज पास आउट हुआ, तो पूरी सर्किट में से खेलता हुआ 1 सेकेंड में क्यू चार्ज यहां पर आना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि चार्ज टोटल कंजर्व होते हैं, तो पर सेकेंड चार्ज कहीं पर रुकेगा नहीं। ठीक है, अगर 1 सेकेंड में क्यू चार्ज यहां पर चला तो 1 सेकेंड में यहां से भी क्यू चार्ज पास आउट होगा, 1 सेकेंड में यहां से भी क्यू चार्ज पास आउट होगा और 1 सेकेंड में यहां से भी क्यू चार्ज पास आउट होगा। क्या सर इसमें से भी इसमें से भी? नहीं, इसमें अलग अलग हो सकते हैं चार्ज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 टर्मिनल है एज अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस कैसा है, आप वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कैसा है, इसके अकॉर्डिंग जो चार्ज का फ्लो है इसमें अलग अलग हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जब चार्ज यहाँ पर आएगा तो फिर से सेम हो जाएगा। अगर यहाँ से क्यू चार्ज चला है तो यहाँ से क्यू चार्ज आएगा भी, मतलब टोटल चार्ज कंजर्व होता है। ठीक, अब बात करते हैं पोटेंशियल की। तो यहाँ पर हाई पोटेंशियल मान लेते हैं ये V है और यहाँ पर लो पोटेंशियल मान लेते हैं 0 है, तो यहाँ से जितना भी पोटेंशियल क्यों न चले वापस यहाँ पर 0 आ जाएगा, मतलब पोटेंशियल का पूरा ड्रॉप हो जाएगा। कंप्लीट पोटेंशियल विल बी ड्रॉप when start from the positive terminal, that means you can say that it is the positive terminal, it has the high potential, it is the negative terminal, it is a very low term potential. So overall complete circuit having the potential difference V minus 0. V minus 0 is the potential difference along the complete circuit. Okay, so V potential start from the positive terminal, then overall the 0 potential will come to the negative terminal. So you can say that the overall complete V potential will be dropped across the complete circuit. Okay, पूरी सर्किट के अलाउंग भी पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। तो वो पोटेंशियल ड्रॉप कहां पर होगा, तो कुछ बातें हम इसमें समझ के रखते हैं। ये जो वायर है, ठीक है ना, इस वायर को हम मान लेते हैं कि ये वायर पूरी तरीके से प्योर कंडक्टर है। ठीक है ना, या ये कह लें कि ये सुपर कंडक्टर है, बहुत ही अच्छा कंडक्टर है। तो किसी भी कंडक्टर के अलाउंग हम पोटेंशियल का ड्रॉप नेग्लिजिबल मानते हैं। ठीक है ना, तो इस वायर के क्रॉस तो पोटेंशियल का ड्रॉप नेग्लिजिबल होगा, तो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा किसके अलाउंग, तो पोटेंशियल का ड्रॉप हमेशा रेजिस्टेंस के अलाउंग होता है, याद रखिएगा। ठीक है, हालांकि इस सर्किट में, किसी भी सर्किट में
किसी भी पॉइंट पर हर जगह पर पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, क्योंकि कोई भी सर्किट का कोई भी पार्ट क्यों ना हो, कुछ ना कुछ तो वो रेजिस्टेंस खुद का रखता ही है, ये तय है। बिना रेजिस्टेंस का कोई भी सर्किट नहीं बनता, ठीक है। लेकिन अपने कन्वीनियंस के लिए हम मान लेते हैं कि ये जो वायर है कॉपर की वायर है और इसका रेजिस्टेंस लगभग नेग्लिजिबल है, तो ओवरऑल पोटेंशियल का ड्रॉप कहां पर होगा? जैसे ये रेजिस्टेंस के अलॉन्ग हो सकता है, रेजिस्टेंस के अलॉन्ग हो सकता है, ठीक है ना। हालांकि वोल्टेज का ड्रॉप तो वोल्ट मीटर के भी अलॉन्ग होगा, एमीटर के भी अलॉन्ग होगा, मतलब कि इस वायर के हर एक पार्ट के अलॉन्ग होगा। जानने के लिए याद रखिएगा, वास्तविकता यही है। लेकिन हम अपने कन्वीनियंस के लिए मान लेते हैं कि वायर बहुत अच्छा कंडक्टर है, इसमें रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल लगभग है, इसलिए वोल्टेज का ड्रॉप वायर के अलॉन्ग नहीं हो रहा है, जबकि होता है, लेकिन हम मान लेंगे कि लगभग नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो ड्रॉप इस रेजिस्टेंस के अलॉन्ग होगा उसके कंपेयर में वायर के अलॉन्ग जो रेजिस्टेंस होगा या वायर के अलॉन्ग जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा वो लगभग नेग्लिजिबल होगा। तो हम ये मानते चलेंगे कि पूरा का पूरा जो पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है वो इस रेजिस्टेंस के अलॉन्ग हो रहा है, ठीक। इस चीज से देखते हैं, तो ये हमारी कंप्लीट सर्किट हो गई, ठीक है ना। सर्किट के हर एक पार्ट्स के बारे में अब आप समझ चुके हो। अच्छा, एक बात और बताएं कि केवल सर्किट में इतने इक्विपमेंट नहीं होते, ये तो बहुत ही बेसिक सर्किट है, ठीक है। जब आप किसी तरीके से क्लास 12 में पहुंचेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि और भी बहुत प्रकार के इक्विपमेंट होते हैं जो इस सर्किट से जोड़े जाते हैं, जैसे कैपेसिटेंस होता है, इंडक्टेंस होता है, ठीक है, और एसी सर्किट की स्विच होती है, और भी ट्रांजिस्टर होता है, डायोड होता है, बहुत प्रकार के और भी इक्विपमेंट होते हैं जो सर्किट से जोड़ सकते हैं। उनके अलग अलग अपने एक्टिविटीज होती है, ठीक है। फिलहाल ये आपकी सबसे बेसिक सर्किट है। इसमें एक चीज ध्यान देने की बात क्या है कि सीरीज और पैरेलल, बार बार ये शब्द आते हैं, तो ये सीरीज और पैरेलल क्या चीज है, ठीक है। तो सीरीज का मतलब ये हो गया कि सर्किट में किसी इक्विपमेंट को ऐसे जोड़ दिया जाए कि जो सर्किट में करंट हो वही उस इक्विपमेंट में भी करंट फ्लो करे, तो उसको हम कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन है। फॉर एग्जांपल, जैसे यहां से आई करंट फ्लो कर रहा है, तो इस आई करंट को कोई और रास्ता नहीं है, वो इस एमीटर से होता हुआ ही पास होगा यहाँ पर, इसलिए जो करंट इस सर्किट में वही करंट इस एमीटर के थ्रू भी पास हो रहा है, हम कह देंगे कि ये एमीटर सीरीज में है, ठीक है ना। वैसे ही बात करें अगर वोल्ट मीटर की, तो पैरेलल की बात करें, तो उस अगर कोई इक्विपमेंट सर्किट में ऐसे जोड़ा जाए कि जो सर्किट का पोटेंशियल है वही पोटेंशियल उस इक्विपमेंट का भी हो जाए। ध्यान दीजिएगा, पहली बात में हमने करंट बोला था, दूसरी बात में मैं पोटेंशियल बोल रहा हूं, ठीक है। तो अगर किसी डिवाइस को ऐसे जोड़ दिया जाए कि जो सर्किट का पोटेंशियल है वही उस डिवाइस का भी पोटेंशियल हो जाए, तो हम कह देंगे कि वो पैरेलल जोड़ा गया है। फॉर एग्जांपल, जैसे वोल्ट मीटर, गौर से देखो, यहां से मान लीजिए 5 वोल्ट चला है पोटेंशियल, कुछ ड्रॉप यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ, और यहाँ पर भी पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, तो मान लेते हैं यहाँ पर पोटेंशियल जो हुआ वो आया बी डैश, और यहाँ पर जो पोटेंशियल इसमें आर के क्रॉस कुछ ड्रॉप हुआ होगा, यहाँ पर जो पोटेंशियल आया वो बी डबल डैश आया। तो जरा देखो, पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा ये दोनों टर्मिनल में वी डबल डैश माइनस वी डैश होगा, वी डबल डैश, या फिर हाई पोटेंशियल कौन होगा, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो हाई पोटेंशियल वी डैश होगा, तो वी डैश माइनस वी डबल डैश, ये आपका जो डेल्टा भी है पोटेंशियल का डिफरेंस, वो इस पॉइंट और इस पॉइंट के अलॉन्ग है, मतलब ये पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी, ए और बी के अलॉन्ग पोटेंशियल का डिफरेंस है डेल्टा बी। तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दोनों के क्रॉस हो गया, आर के भी क्रॉस और भी के भी क्रॉस, मतलब आर के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी होगा और वी के भी क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी होगा। क्यों? क्योंकि वी का एक टर्मिनल यहाँ पे जुड़ा हुआ है, वी का एक टर्मिनल यहाँ पे जुड़ा है, मतलब वोल्ट मीटर का एक टर्मिनल ए से जुड़ा है और वोल्ट मीटर का एक टर्मिनल बी से जुड़ा है। वैसे ही आर का भी एक टर्मिनल ए से जुड़ा है और आर का एक टर्मिनल बी से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आर का है वही पोटेंशियल डिफरेंस बी का भी है। हम कह सकते हैं कि वोल्ट मीटर और रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल जुड़े हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो सर्किट पैरेलल जुड़ी है, और यदि करंट सेम है तो सर्किट सीरीज में जुड़ी है। बस इतनी सी बात अगर आप समझ गए तो सीरीज पैरेलल में कभी आप नहीं फंसोगे, इसकी गारंटी है, ठीक है। बाकी कोई नियम आप मत पढ़िए, क्योंकि बुक में बहुत सारे नियम है और भी टीचर बहुत सारे नियम आपके कोचिंग ट्यूशन में पढ़ाते होंगे, जरूरत ही नहीं है कहीं कोचिंग ट्यूशन जाने की। पहले ये बात रखो याद, फिजिक्स के लिए स्पेशली, केवल ध्यान से सत्यनारायण भगवान की कथा सुनो बस, ठीक है। एकदम बेसिक चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सर्किट को देख करके पहचानना कि ये सीरीज है कि पैरेलल है, तो अक्सर टीचर ये कह देते हैं कि भाई अगर सर्किट ऐसी जुड़ी हो, जैसे एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये, कह देंगे कि ये तीनों रेजिस्टेंस R1 R2 R3 सीरीज में है। अगर सीधा सीधा रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ तो ये सीरीज में है। कभी ऐसे मत पहचानिए कि अगर ये सीधा सीधा जुड़ा हुआ है तो ये सीरीज में है, ठीक है ना।
अब जरा गौर से देखिए, अगर ये तीनों रेजिस्टेंस बिल्कुल सीधे सीधे जुड़े हुए हैं और यहाँ पर मैंने जोड़ दिया बैटरी, देखिए ध्यान से, यहाँ जोड़ दिया बैटरी। अब अगर ऐसा एग्जाम में आ गया तो आपने अगर रट्टा मारा हुआ है कि भाई अगर सीधे सीधे रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं तो सीरीज में होंगे, तो ये बिल्कुल गलत है बेटा। ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में नहीं है, ये तीनों पैरेलल है, ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल है। कैसे पता लगाओगे? तो ये सर तीनों रेजिस्टेंस तो सीधे रखे हुए हैं। अरे भाई ये वायर से जुड़ा हुआ है, तो वायर को मैं सीधा कर सकता हूं या उसको आप बेंड भी कर सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको मात्र ये देखना है कि इन तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस कॉमन क्या है, करंट कॉमन है कि वोल्टेज कॉमन है। अगर करंट कॉमन होगा तो सीरीज में होंगे और यदि वोल्टेज कॉमन होगा तो पैरेलल होंगे। आप गौर से देखिए, ठीक है ना। इस पॉइंट की अगर हम बात करें और इस पॉइंट की बात करें, दोनों को गौर से देखिए। इस पॉइंट का R1 की बात करें, इसको हम बोल देते हैं A। तो R1 का एक टर्मिनल A से जुड़ा हुआ है और R1 का एक टर्मिनल, ये पॉइंट B है, B से जुड़ा हुआ है। R1 का एक टर्मिनल A से और R1 का एक टर्मिनल B से जुड़ा हुआ है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे यहाँ पर आओ, R2 का भी एक टर्मिनल A से जुड़ा हुआ है और R2 का एक टर्मिनल यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ये वायर कहाँ पर गया है? B से मिला हुआ है, मतलब ये भी B ही होगा, क्योंकि वायर ने कोई पोटेंशियल का ड्रॉप तो किया नहीं। तो जो पोटेंशियल B का होगा, ये B, यहाँ से B यहाँ तक B, यानी कि ये इसका भी पोटेंशियल B होगा। अगर इसका पोटेंशियल B है, क्योंकि ये वायर से जुड़ा हुआ है, यानी शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है। और वायर अपना कोई रेजिस्टेंस नहीं रखता, अभी भी मैंने आपको बताया। तो जो पोटेंशियल यहाँ का होगा वही पोटेंशियल यहाँ का होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि R2 का भी एक टर्मिनल A से जुड़ा हुआ और R2 का एक टर्मिनल B से जुड़ा हुआ है। चलो यहाँ पर आते हैं R3 के पास। R3 का एक टर्मिनल B से जुड़ा हुआ है और R3 का एक टर्मिनल यहाँ से जुड़ा हुआ है। और ये पॉइंट है क्या, इसको देखते हैं। ये पॉइंट जुड़ा हुआ है A से। अगर ये वोल्टेज A है, ये A यानी ये भी A ही है, ठीक है। क्योंकि वायर का अपना कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, तो जो वोल्टेज जहां पर होगा वही वोल्टेज यहां पर होगा, अगर एक सिंपल शॉर्ट वायर से आप जुड़े हुए हैं तो, ठीक है। तो एक बात तो समझ में आया कि सर R1 का एक टर्मिनल B से और दूसरा टर्मिनल A से, वैसे ही R2 का एक टर्मिनल B से और R2 का एक टर्मिनल A से, वैसे ही R3 का एक टर्मिनल B से और दूसरा टर्मिनल A से जुड़ा हुआ है। तो क्या ये तीनों रेजिस्टेंस R1, R2, R3 का पोटेंशियल डिफरेंस तीनों का सेम होगा? बिल्कुल होगा। तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? डेल्टा V। डेल्टा V होगा आपका VB माइनस B, तीनों का, क्योंकि ये आपका VB है, ये भी VB, ये आपका VA, ये आपका VA। तो तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस V है, तो इसका मतलब ये तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है। इसका मतलब ये तीनों पैरेलल हैं, ना कि सीरीज में। देखने से लग रहे हैं सीरीज में, ये देखने से लग रहा है सीरीज में, ठीक है। तो मेरे बच्चों आप रट्टा मत मारिए, ठीक है ना। फिजिक्स को फील कीजिए, बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट है, ठीक है। हाँ, अगर आप रटने की कोशिश करेंगे तो कंफ्यूज होंगे। फिजिक्स रटने की चीज नहीं है, ठीक है। केवल आप ये मान के चलो कि सर जो आप बता रहे हैं इसको आप प्रूफ करके दिखाइए, बस। क्योंकि फिजिक्स नेचर से जुड़ी हुई चीजें हैं, कोई इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं है। जो आपके अगल बगल जितनी भी घटनाएं घट रही हैं वो सब फिजिक्स है, ठीक है। जितनी भी एक्टिविटीज आपके चारों तरफ हो रही है सब फिजिक्स है। इसलिए इसमें कोई हाइपोथेटिकल साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, न समझ में आए। जो तुम्हारे अगल बगल हो रहा है वही फिजिक्स है। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। डायग्राम को देख करके पहचानने की जरूरत नहीं है। सीरीज या पैरेलल पहचानने का एक ही तरीका है कि जो इक्विपमेंट है, जो डिवाइसेस है, यानी कि रेजिस्टेंस वगैरह, इनके अक्रॉस करंट कांस्टेंट है या वोल्टेज डिफरेंस यानी पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है इसकी तरफ डेटा भी, तो ये पैरेलल होगा, और यदि करंट कांस्टेंट होगा तो सीरीज होगा, ठीक है। ऐसे ही हम बात करते हैं। अभी इसके बाद आ जाते हैं फिर से ओम्स लॉ पर, देखते हैं भाई। ओम्स लॉ भी हमने आपको बताया था, हालांकि ओम्स लॉ कुछ और है, लेकिन अब चूंकि क्लास 10 में मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन आप केवल इतना समझ लीजिए, ओम्स लॉ ये बोलता है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, सो V इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा RI। अब बहुत समझने वाली बात ये है कि R इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट है ये, इसलिए R डज नॉट डिपेंड अपॉन V एंड I। V और I पर R डिपेंड नहीं करता। वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट चेंज होगा, करंट चेंज करेंगे तो वोल्टेज चेंज होगा, लेकिन R पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि R कांस्टेंट है, ठीक है। यही आपका ओम्स लॉ है और ये R कहलाता है रेजिस्टेंस, ठीक है, और इसकी यूनिट होती है ओम, ठीक है। अब बात करेंगे सर अगर R V और I पे डिपेंड नहीं करता तो R डिपेंड किसके ऊपर करता है?
तो आर की बात करें तो आर डिपेंड करता है, जो कंडक्टर है ये आपका कंडक्टर वायर, ठीक है, ये जो वायर है इस वायर की लेंथ पे डिपेंड करता है और इस वायर की एरिया पर, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया इस पर और इस वायर की मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो आर डिपेंड करता है किसके ऊपर, लेंथ के ऊपर, एरिया के ऊपर और इसकी मटेरियल, यानी कि इसको हम कहेंगे रेजिस्टिविटी। रो इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द वायर। वायर की प्रॉपर्टीज क्या, मतलब ये वायर निकिल की है, आयरन की है, कोबाल्ट की है, किसकी है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस केवल इन तीनों बातों पर डिपेंड करता है। और अगर आप इस रेजिस्टिविटी को भी जानना चाहते हैं, ठीक है ना, तो रेजिस्टिविटी जो होता है वो होता है एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ये होता है। अब ये चीज आपके लिए नहीं है, ये 12th वाले बच्चों के लिए होता है, लेकिन अगर आप जानना चाहो तो जान लो कि इस रेजिस्टिविटी के अंदर होता है एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ, जहां पर एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू ध्यान दो, जहां पर इसकी वैल्यू होती है 1.9 यानी कि 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, ठीक होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई क्या है, ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू आपको पता है कूलम, ठीक है। और एन और टाउ क्या है, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको कहते हैं नंबर डेंसिटी। हर एक प्रकार के मटेरियल की नंबर डेंसिटी अलग अलग होती है। जैसे सिल्वर की नंबर डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। एग्जांपल के तौर पे जैसे इस लकड़ी का एक टुकड़ा मैं काट लूं, उतना ही बड़ा टुकड़ा इस चौक का मैं काट लूं, ठीक है। अब मैं देखूं कि इस लकड़ी के एक टुकड़े में कितने इलेक्ट्रॉन है और इस चौक के उतने ही अमाउंट, उतने ही वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है। जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी उसकी नंबर डेंसिटी ज्यादा मानी जाएगी। तो इसका मतलब कि पर यूनिट वॉल्यूम, अगर एक यूनिट वॉल्यूम में इसका ले लूं और एक यूनिट वॉल्यूम इसका ले लूं, एक यूनिट वॉल्यूम का मतलब 1 सेंटीमीटर लेंथ, विड्थ एंड हाइट का अगर मैं ले लूं, उसमें मैं चेक करूं कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी उसकी नंबर डेंसिटी अधिक होगी, ठीक है। तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, ये है नंबर डेंसिटी स्मॉल एन। कैपिटल एन बाई कैपिटल एन है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस डस्टर में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है अपॉन वॉल्यूम, इस डस्टर का वॉल्यूम कितना है, ये इसका हो जाएगा नंबर डेंसिटी इस डस्टर का। वैसे इस चौक में कितने इलेक्ट्रॉन है और इस चौक का वॉल्यूम कितना है, टोटल इलेक्ट्रॉन अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये हो जाएगी नंबर डेंसिटी। वैसे बात करें टाउ की, तो टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन एक टक्कर लगाता है किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से और फिर उसके बाद जब वो दूसरा टक्कर मारता है किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को, तो इसके बीच में कितने टाइम तक वो रिलैक्स था, इसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। ये इसी पर डिपेंड करता है। तो ये हो गया आपका रो रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो इतनी चीजों पर ये रो डिपेंड करता है और ये रो अलग अलग प्रकार के मटेरियल का अलग अलग होगा। तो ये हो गया रेजिस्टेंस का फार्मूला, ठीक है। रेजिस्टेंस स्पेशली रो एल और ए पर डिपेंड करता है। अगर आप रेजिस्टिविटी का यूनिट निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, बड़ा ही आसान। एल आपका लेंथ है तो एल का यूनिट हो जाएगा मीटर और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, क्योंकि लेंथ इंटू लेंथ होता है, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा। तो एन को इधर हम कर देंगे तो ये हो जाएगा ओम, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम और 1 मीटर इधर आया, ओम मीटर हो जाएगा किसकी यूनिट, रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी की यूनिट हो जाएगी ओम मीटर, ओम रेजिस्टेंस के लिए और 1 मीटर यहाँ पर आया है ओम मीटर, रेजिस्टिविटी की यूनिट हो जाएगी, ठीक है। अब हाँ बोले बेटा आर्यन। यस यस सर, मेरा क्वेश्चन था, हमने देखा कि रेजिस्टिविटी में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सर जिन एलिमेंट्स में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो सर वो कम रेजिस्टिव होंगे। जी सुनो, ये तो आप कॉमनली भी सोच सकते हो कि जिस मटेरियल में नंबर डेंसिटी ज्यादा होगी तो उसकी रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, जैसे आयरन। यस सर, यस सर। तो उसकी रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी और रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। रेजिस्टिविटी अगर कम हो जाएगी, यस सर, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो मतलब उसका कंडक्टेंस अच्छा हो जाएगा और उसमें आसानी से करंट फ्लो करेगा। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। ओके ओके वेरी ओके गुड सर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन की। रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है किसी सर्किट में, इसमें दो प्रकार से सकता है, सीरीज का पैरेलल। सीरीज की अगर हम बात करें तो किसी सर्किट में मान लेते हैं कि ये हमने कुछ रेजिस्टेंस जोड़ा, जरूरी नहीं कि तीन ही, मैं 300 रेजिस्टेंस भी ऐसे जोड़ सकता हूं और ये तीनों रेजिस्टेंस अलग अलग है वैल्यू के, R2 R3, और इसको जोड़ दिया मैंने एक बैटरी से, ठीक है। चला, यहाँ पर 0 आया, यहाँ पर I करंट चला और यहाँ पर I आया। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। एक बैटरी में से V वोल्ट पोटेंशियल चलता है तो आता है 0 और एक बैटरी में से I करंट चलता है तो आता है I।
इसको हमेशा याद रखेंगे, मतलब आई का ड्रॉप नहीं होता, वी का ड्रॉप होता है, इस लाइन को याद रखिएगा। ठीक है, अब यहां से चला आई, तो ये भी आई होगा, आई 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 आई, यानी कि इन तीनों सर्किट में करंट कांस्टेंट है, मतलब ये सीरीज में वोल्टेज अलग अलग रजिस्टेंस अलग अलग अमाउंट का वोल्टेज खाएगा। तो इसने मैंने मान लिया खाया V1, इसने खाया V2, इसने खाया V3, और ये तीनों का सम अगर हम कर दें, मतलब V1 प्लस V2 प्लस V6 कर दें, बराबर, क्योंकि हमने वी ही दिया था भाई, हमने 10 रुपीज दिए थे, तो इसमें से 5 रुपीज ये खाया होगा, 3 रुपीज ये खाया होगा, तो बाकी का बचा 2 रुपीज तो यही खाया होगा। तो ये डिपेंड करता है कि जिसका रजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा वोल्टेज खाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फार्मूला, ये आपका टोटल वोल्टेज है, और ये तीन अलग अलग रजिस्टेंस के द्वारा खाया हुआ वोल्टेज है। अब इन तीनों में करंट सेम है, तीनों में करंट सेम है, हमने दोनों तरफ इस आई का मल्टीप्लाई कर दिया, आई का, तो आई 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 आई, ठीक है ना। ऐसा करो कि रुको, मेरी बात ऐसे समझो, अलग अलग लाइन लिख करके करें, तो V इक्वल टू हो गया आपका V1 प्लस V2 प्लस V3। ओम से लॉ बोलता है V इक्वल टू आई आर तो बाई आई, ठीक है, R इक्वल टू V बाई आई, ठीक है। तो दोनों तरफ अगर मैं इक्वेशन को इस I से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका V बाई आई इक्वल टू V1 बाई आई प्लस V2 बाई आई प्लस V3। आई कौन है, तो टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल करंट, ये आएगा आपका टोटल रेजिस्टेंस। वैसे ही ये टोटल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस R1 अपॉन करंट I, ये आपका आ जाएगा इसके अक्रॉस का रेजिस्टेंस R1। ओम्स लॉ देखो ना, R इक्वल टू V बाई आई होता है ओम्स लॉ से, V इक्वल टू I इक्वल टू V बाई आई, उसी को फॉलो कर रहा हूं। V1 बाई I1 या V1 बाई I, तो इसके अक्रॉस V1 और जो V1 तो R1 मिलेगा, तो ये आ गया R1, वैसे ही आपका आएगा R2, वैसे ही आएगा आपका R3। नहीं समझ में आया तो फिर से पूछो। जैसे ये R2 की बात करें, तो इसमें R2 के क्रॉस करंट कितना फ्लो कर रहा है, I, वोल्टेज का ड्रॉप V2 और रेजिस्टेंस R2, तीनों का अगर आप आपस में रिलेशन देखें तो क्या आएगा, इसका रिलेशन आएगा V2 इक्वल टू I R2, तो R2 इक्वल टू V2 बाई आई, V2 बाई आई को हमने R2 लिख दिया, वैसे इसके भी क्रॉस लिख दिया। ठीक है, तो ये आपका टोटल फार्मूला हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब सिंपल सम कर देंगे हम। सीरीज कॉम्बिनेशन में तीनों रेजिस्टेंस सिंपल, जितने भी रेजिस्टेंस होंगे सीरीज में उनको हम सिंपल अलजेब्राइक सम कर देते हैं, हमारा नेट रेजिस्टेंस आ जाता है। इस रेजिस्टेंस को हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने नोट कर लिया, इसको देख लो, कहीं पे डाउट है तो पूछो, या इसको बोलो आगे बढ़े, पैरेलल पे चले आप। ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन था, रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन। आपने इसको नोट कर लिया तो बोलिए आगे बढ़े। बोलो बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन पर चले। यस सर। चलिए अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन का कंडीशन मैंने आपको बताया था, क्या था पता है आपको? पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। अगर हमारे पास तीन रेजिस्टेंस है, फिर से हमने तीन ही लिया, और ये तीनों रेजिस्टेंस को हमने ऐसे जोड़ रखा है कि इसको हमने ये जोड़ दिया बैटरी से। अब ये यहाँ पर भी जीरो, तो ये भी होता हुआ यहाँ तक भी आएगा, ये जीरो होता हुआ यहाँ तक जीरो ही जाएगा, क्योंकि एक वायर से जुड़ा हुआ है। तो ये रजिस्टेंस तीनों आपके अलग अलग है, R1 R2 R3, क्योंकि तीनों अलग अलग वायर है तो तीनों में करंट भी अलग अलग फ्लो होगा। मान लेते हैं यहाँ से करंट चला है I, तो वो I यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तीन हिस्से में, क्योंकि यहाँ पर तीन रास्ते मिले हैं। ये हो गया आपका I1 I2 I3, और ये तीनों वापस यहाँ पर I1 I2 I3 आएंगे, तो फिर से I होगा और वापस I आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, जितना करंट चलता है उतना ही करंट वापस आएगा, और जितना वोल्टेज चलेगा वोल्टेज होगा जीरो होगा, का ड्रॉप होता है, करंट का ड्रॉप नहीं होता, मैंने बताया था। ठीक है, तो तीनों के क्रॉस जरा वोल्टेज का डिफरेंस देखो, तो V माइनस जीरो, मतलब तीनों के क्रॉस वोल्टेज का डिफरेंस सेम है V, और तीनों के क्रॉस करंट अलग अलग है I1 हाँ बोलो, कोई डाउट है? कहीं कोई डाउट है बेटा? प्लीज रिस्पॉन्स मी
इज देयर एनी डाउट? तीन रेजिस्टेंस R1 No, sir. R2 R3, तीनों रेजिस्टेंस अलग अलग, इनका अलग अलग नाम मैंने दिया हुआ है। तीनों के क्रॉस जो करंट चल रहा है वो भी अलग अलग है, I1 I2 I3, क्योंकि ये तीन अलग अलग टर्मिनल है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के क्रॉस सेम है, क्योंकि V-0 R1 के क्रॉस भी है, V-0 R2 के क्रॉस भी है, और V-0 R3 के क्रॉस भी है। ठीक है ना? अब अगर हम बात करें तो ये जो टोटल करंट I फ्लो हुआ है, यही I R1 R2 R3 के क्रॉस डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो मतलब हम कह सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है ना? इन तीनों I1 I2 I3 इन तीनों के क्रॉस, ठीक है, टोटल सम ये I के बराबर होगा, क्योंकि ये तीनों जो करंट यहाँ पर आए हैं वो तीनों I है। ठीक है ना? ये तीनों I है। अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तीनों के क्रॉस, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मैंने मान लिया B था, इसके भी क्रॉस B था, इसके भी क्रॉस B था, यहाँ से B चला ही नहीं था। ठीक है ना? तो पहला इक्वेशन तो आपका यही हो गया। अब बताओ पहले यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो, बोलो बेटा, यहाँ तक? नो सर। No, sir. बहुत अच्छे। अब हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन 1 में हम V से डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? V से डिवाइड। तो ये हो जाएगा I बाई V टोटल करंट अपॉन टोटल पोटेंशियल इक्वल टू I1 बाई V प्लस I2 बाई V प्लस I3 बाई V। इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो I बाई V क्या होगा भाई? I बाई V होगा 1 बाई R, ये हो जाएगा आपका 1 बाई R नेट रेजिस्टेंस, ये हो गया। और ये किसके बराबर होगा? I1 बाई V, ये हो जाएगा 1 अपॉन R1 के, ये हो जाएगा 1 अपॉन R2 के, और ये हो जाएगा 1 अपॉन R3 के। इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस हम ऐसे निकालेंगे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 करके, और सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3 करके निकालेंगे। ठीक है ना? नोट कर लीजिए, कहीं पे डाउट हो तो पूछिए। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन था। पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस का ये फार्मूला हुआ, और सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने आपको बताया कि R इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये सीरीज के लिए और ये पैरेलल के लिए। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और अगर कहीं कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, चलिए।